तो फॉर्मूले आ जाते हैं। चलो बच्चों, वही सारी मेरे को, मेरी वही सारी सबको सो फॉर्मूले आ रहे सबको। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला था? क्या सर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाय अपॉन ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? x x डेल्टा x, ऐसे डेल्टा yc, ऐसे डेल्टा z। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन पोटेंशियल momentum upon mass of system, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। और टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं? m1 v1 plus m2 v2 and so on, है ना? या फिर मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उससे भी हम टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हैं। समझ में आया? अब लिखो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ SO, acceleration of center of mass of any system of particles। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1 v1 plus m2 v2 plus upon एंड सो, ठीक है? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा, है ना? सो m1 तो कांस्टेंट है, v1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a1 dv1 by dt क्या होगा? a1 क्या है? m1 पार्टिकल का एक्सीलरेशन, समझ में आया? v2 का एक्सीलरेशन क्या होगा? एंड सो ऑन अपॉन m1 plus m2 समझ में आया क्या? तो ये फॉर्मूला आ गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। क्या फॉर्मूला है? m1 m1 plus m2 a2 plus, है ना, अपॉन m1 plus m2 plus। अब मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स। दिस इज फोर्स ऑन पार्टिकल 1, दिस इज फोर्स ऑन पार्टिकल 2। समझ में आया? ऐसे पार्टिकल 3 सबका टोटल फोर्स ऐड करेंगे वेक्टरली, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? m1 m1 plus m2 a2 की जगह नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। समझ में आया? या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया क्या? ठीक है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आया समझ में? अब ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो a1 a2 बट सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मान लो m1 m1 plus m2 a2 and so on अगर इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है बट a1 a2 0, a1 a2 थोड़ा ना 0 है, मतलब पार्टिकल के सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो पार्टिकल्स हैं उन वो सब तो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, बट सेंटर ऑफ मास अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, उसका एक्सेलरेशन 0। समझ में आया क्या? सो या तो आप ऐसे बोल सकते हो, अगर m1 a1 plus m2 a2 इन सब का सम अगर 0 है, मींस आप क्या बोल सकते हो? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0। कौन सा फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। समझ में आया? है ना? इसका मतलब ये नहीं कि a1 यहाँ पर a1 क्या है? नॉट इक्वल टू 0, a2 क्या है? बट इन सब का सम मिला के 0 आ रहा है। आया समझ में? हो सकता है m1 a1 इस तरफ और m2 a2 इस तरफ हो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a1 इस तरफ हो, a2 इस तरफ हो, तो m1 a1
और m2 a2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों का सम हो सकता है 0। समझ में आया? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। मान लो एक पार्टिकल को फोर्स इधर लग रहा है, एक पार्टिकल को फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तो क्या हो गया 0 हो गया ना, अगर इक्वल लग रहा है तो ये पार्टिकल भी चलेगा, ये पार्टिकल भी चलेगा, लेकिन उनका सेंटर ऑफ मास, उसका एक्सेलरेशन वही रहेगा। समझ में आया? 0 ही रहेगा। आया समझ में? जैसे एक सिस्टम में दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल मान लो इनिशियली सेंटर मास रेस्ट पर है, इनिशियली सेंटर मास रेस्ट पर है, एक पार्टिकल पर मैंने इधर फोर्स लगाया, एक पार्टिकल पर मैंने इधर फोर्स लगाया, दोनों पर इक्वल फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो गया दोनों पर 0। दोनों का नेट फोर्स क्या, पूरे सिस्टम का नेट फोर्स क्या हो गया 0। तो पूरे सिस्टम पर अगर नेट फोर्स अगर 0 तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा या नॉन 0 होगा 0 होगा। समझ में आया क्या? बट a1 और a2 तो मूव करेंगे। आया समझ में? फर्स्ट वाला पार्टिकल और दूसरा वाला पार्टिकल तो मूव करेंगे, बट सेंटर ऑफ मास इस वहीं के वहीं रहेगा। आया समझ में? ये कब होगा? जब नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर क्या हो 0, मतलब जितना मैंने इधर लगाया उतना ही उधर लगाया। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो अगर ऐसा स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द SOP is non-zero, however acceleration of center of mass is 0। क्या ये सही है स्टेटमेंट? कैन बी 0 हो सकता है, हाँ मस्ट बी 0 नहीं, ये नहीं हो सकता। समझ में आया? कैन नॉट बी 0 ये भी नहीं हो सकता, कैन भी हो सकता है। समझ में आया क्या? ठीक है। सो नेट फोर्स अगर सिस्टम पर 0 है तो x अगर ये 0 है तो ये 0 है, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किस रेट से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी? अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होगी, मतलब कांस्टेंट। समझ में आया? और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो होता है मास ऑफ सिस्टम इनटू, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आया क्या? सो सिस्टम का मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा? जब उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब कांस्टेंट रहेगा? जब एक्सेलरेशन 0 हो। और एक्सेलरेशन कब 0 रहेगा? जब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 हो। इसका मतलब क्या? अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सेलरेशन फोर्स 0 लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया क्या? दोबारा पढ़ेंगे बाद में, अभी लिख लो, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किसी भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होता है? मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस चीज पे डिपेंड करती है? सेंटर मास की वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। समझ में आया? तभी सिस्टम, तभी उसका एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, तभी वेलोसिटी चेंज होगी सेंटर ऑफ मास की। आया समझ में? तभी मोमेंटम चेंज होगा। आया समझ में? ठीक है?
ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें दो मास, एक 4 kg एक 10 kg, दोनों t equal to 0 starts from origin, दोनों कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? origin। तो जब दोनों ओरिजिन पर होंगे तब इनका सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा? ओरिजिन पर। दोनों यहाँ है तो सेंटर मास भी नहीं होगा ना, समझ में आया? इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ये 20 मीटर पर सेकंड से एक्स एक्सिस में जा रहा है ना? हमें बताना है स्पीड ऑफ 10 kg जो कि y एक्सिस में जा रहा है, सच दैट इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो x इक्वल टू y वाली लाइन पर मूव करे। हमसे क्या पूछा है? फाइंड स्पीड ऑफ 10 kg along y axis such that center of mass is moving along line x equal to 1। किस लाइन पे जा रहा है सेंटर ऑफ मास? हाँ, समझ में आया क्या? ठीक है। और हमें ये भी बताना है also find velocity of center। Also find velocity of center। ओके, देखो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, x इक्वल टू y वाली लाइन पर कौन सी लाइन पर होनी चाहिए? x इक्वल टू y। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन 1 प्लस m2 है ना। m1 ये मान लो 4 है तो 4 into 20 प्लस m2 कितना है 10 और वेलोसिटी मान लो v अपॉन है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं 4 into 20 i के प्लस 10 into v j के अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 14 तो डिवाइड बाय 14 समझ में आया क्या? ये आ गया ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ कितना आया? 2 से कितना आएगा? 40 by 7 i के प्लस 5 by 7 t j के। समझ में आया? ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू y वाली लाइन पर मूव कर रहा है
इस वाली लाइन पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री वाली लाइन। यस सर। इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी तो ये बीच में जाएगा एकदम। समझ में आया क्या? तो x कंपोनेंट क्या है ये, और y कंपोनेंट क्या है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ में आया क्या? vx इक्वल टू क्या होना चाहिए, vy। तो 40/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/7। 7 से 7 कैंसिल, तो v कितना आया, 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? तो फर्स्ट का आंसर आ गया कितना, 8 आएगा। और इसमें v की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आंसर आएगा, 40/7 प्लस 40/7 नहीं, जेके पे ना, अरे तो जेके पे ना 8 थोड़ा होगा, 40/7 √2 आएगा। असल में मैग्नेटिक, समझ में आया कैसे किया? इस लाइन का स्लोप कितना होता है, y इक्वल टू x का डिवाइड बाय dx कितना होता है, 1 1 मतलब थीटा 45। और कोई लाइन होती तो उसका स्लोप निकाल लेते डिवाइड बाय dx से, स्लोप आ जाता तो थीटा आ जाता, थीटा आ जाता तो कंपोनेंट आ जाते, कंपोनेंट आ जाते तो ये रिलेशन आ जाता v by vx में। आता कि नहीं आता? ठीक है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसमें दो पार्टिकल है। कितने पार्टिकल है, एक 5 kg और एक 3 kg। पूरे सिस्टम पर ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 40 मीटर। एज में हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg at the instant when acceleration of 3 kg block is 2 meter per second. क्या? हाँ स्प्रिंग जरूरत नहीं।
देखो 5 kg का एक्सीलरेशन बताना है, कब बताना है? जब 3 kg का 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? हमें पता है नेट फोर्स सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? डी होगा, हाँ डी होगा, क्या डी होगा, नहीं, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम टोटल मास, अपॉन मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये होता है। यस, हाँ, कितना है पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 40। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो तो इंटरनल है, हम कौन सा लेते हैं हमेशा? एक्सटर्नल। अपॉन मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 8, तो कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? 40/8 कितना है? ये सेंटर मास का एक्सीलरेशन है, आया समझ में? अब हमें पता है ना एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या होता है? m1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस a2, आया समझ में? इसकी जगह क्या रख देंगे? 5 m1 इसको मान लेते हैं 3 को, 3 का एक्सीलरेशन कितना गिवन है? 2 प्लस m2 क्या है? 5, इसका मुझे बताना है a2 मान लेते हैं अपॉन 3 + 2 5। समझ में आया? सॉरी 5 + 3 8, ठीक है। सो 8 × 5 40, 40 - 6 34, तो a2 कितना आ गया? 34/5। समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले से एक्सीलरेशन निकाला, फिर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास इसमें पुट कर दिया, क्योंकि m1 गिवन है, m2 गिवन है, a2 निकालना था। समझ में आया? एक और डायरेक्ट तरीका क्या है, ये इसलिए बताया था कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। एक और डायरेक्ट मेथड क्या है? नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या होता है? m1 + m2 a2 एंड सो ऑन, ये होता है ना? अभी पढ़ा था ना हमने। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होता है? m1 + m2 a2 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या? कितना लग रहा है नेट फोर्स? 40। m1 कितना है? 3, इसका एक्सीलरेशन कितना है? 2, m2 कितना है? 5, इसका एक्सीलरेशन क्या है बताना है, तो a2 कितना हो जाएगा? 34/5। समझ में आया क्या? आगे सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है। पढ़ा दो पूरा। एक कंसेप्ट समझेंगे इम्पोर्टेंट। जैसे मान लो सबको चार्ज पार्टिकल पता है ना क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सबको पता है ना? थोड़ा और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब तो पढ़ा ही होगा, बेसिक बेसिक तो। दो टाइप के चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम है पूरा, ठीक है। इनका कुछ मास भी, इनका कुछ मान लो इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है। और चार्ज है q1 q2। समझ में आया क्या?
एक बॉडी है जो चार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन ले लो, उससे तो बॉडी चार्ज हो जाती है। समझ में आया क्या? न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल, है ना? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे देती है। समझ में आया? तो ये दोनों सेम चार्ज मान लो पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। समझ में आया? मान लो इसका सेंटर मास यहाँ पे, ये इनका सेंटर ऑफ मास। अब बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग नहीं रहा। ये जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं तो इंटरनल है, वो तो कौन सा है, वो तो ऐसा ही फोर्स हो गया जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख दिया, ऐसे कंप्रेस करके अब छोड़ दिया, तो ये दोनों दूर जाएंगे ना, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो कौन से फोर्स से जाएंगे, बाहर वाले फोर्स से या अंदर वाले फोर्स से? समझ में आया क्या? वैसे इनको एकदम पास में लाके छोड़ दिया तो फिर से दूर रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। आया समझ में? तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा कि नहीं आएगा? वैसे ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से दूर जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ, अब हमें ये भी पता है कि ये जो फोर्स लगते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे इक्वल लगाते हैं, चाहे उनका चार्ज अलग अलग हो बट इक्वल एंड अपोजिट लगाते नहीं लगाते हैं? जैसे 2 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज, ठीक है? सो दोनों एक दूसरे पे जितना भी फोर्स लगा रहे हैं दोनों इक्वल ही लगा रहे हैं। समझ में आया? मतलब इस पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है। आया क्या समझ में? आया समझ में? ठीक है। और ये इंटरनल फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। सो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स वो तो क्या है, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास तो क्या, इसका एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा? सारे फॉर्मूले याद है ना? इधर लिखो क्या 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 फॉर्मूले याद होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सिस्टम क्या होता है ना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सिस्टम। ये आगे नहीं आगे? तो अगर नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर पहले से रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो सकती, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, चल रहा है तो चलता रहेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट। समझ में आया? नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पहले से रेस्ट पर है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास चेंज तो हो नहीं सकती, पहले जीरो तो अभी भी जीरो रहेगी। आया समझ में? आया समझ में? अब ये दोनों तो चल रहे हैं क्योंकि इन पर तो ये, अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं तो इस पर तो फोर्स लग रहा है, इसको मैं इंडिविजुअल सिस्टम देखूं तो इस पर भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों तो चलेंगे क्योंकि इन पे तो फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या? इन पे तो लग रहा है ना फोर्स, तो ये दोनों तो मूव करेंगे। ये मान लो इधर जा रहा है A1 से, A2 से, और इधर जा रहा है A1 से। समझ में आया? आया समझ में? बट क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए नेट सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा, यहीं पर ही रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब मुझे बताओ, कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है तो क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? हाँ, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास, मतलब आपके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मास ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का क्या फॉर्मूला ये होगा, तो स्केलर क्वांटिटी ये होगा क्या? हाँ, ये काइनेटिक एनर्जी का, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला ही होता है। समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका फॉर्मूला होता है? सेंटर ऑफ मास। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि F = ma होता है,
तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया F इज इक्वल टू, पूरे सिस्टम के लिए भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, बस एक्सेलरेशन क्या, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। वैसे हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक पार्टिकल का ये होता है, बट पूरे सिस्टम का ये नहीं होता है, समझ में आया क्या? पूरे सिस्टम का ऐसे नहीं लिखेंगे हाफ इनटू पूरे सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, पूरे सिस्टम का ही फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाना है, समझ में आया क्या? तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल है सबकी काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल निकाल के ऐड करेंगे, समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो इस पर फोर्स लग रहा है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, इस पर फोर्स लग रहा है, इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ, एक्सेलरेशन है ना दोनों का, तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो पूरे सिस्टम की भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? यस सर। बट यहाँ कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो फिर कैसे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, समझ में आया क्या? तो फिर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है? इंटरनल फोर्स कैसे लग रहा है? रिपेयर करें, हाँ, रिपेयर करें, बट फोर्स लगने से एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी क्रिएट हो जाती है क्या? नहीं, ना एनर्जी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी ओनली वन फॉर्म से अनदर ट्रांसफर। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब कोई दूसरी एनर्जी तो कम हो रही होगी। इस सिस्टम के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है, इस सिस्टम के अंदर क्या है? Stored energy। दो चार्ज पार्टिकल जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं उनको पास में लाके आप पकड़ के रख दो एक दूसरे के पास, तो उनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी स्टोर हो जाती है, जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखते हैं तो हो जाती है, तो जैसे स्प्रिंग को छोड़ोगे आप तो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, समझ में आया क्या? जैसे चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो ये दूर जाएंगे, मतलब इनके अंदर कोई एनर्जी थी, उससे उस एनर्जी से दूर जाएंगे, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? तो चार्ज, जब दो चार्ज को आप पास में लेके आते हो तो उनके बीच में भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया क्या? हाँ हाँ, तो इनके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसके लिए हमें कोई बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं सबकी इंडिविजुअल निकाल के क्या करना है? ऐड करना, समझ में आया क्या? सबके इंडिविजुअल निकाल के क्या करना है? क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, ये वाला है समझ में? जैसे हमने फोर्स और मोमेंटम के फॉर्म में लगाया ना, पार्टिकल पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F क्या होता है? ma। ऐसे पूरे सिस्टम पर क्या होता है? F मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ में आया क्या? ऐसे काइनेटिक एनर्जी में वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, समझ में आया क्या? अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इससे आपको किसकी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है? सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, समझ में आया? पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो किससे मिलेगी? इंडिविजुअल पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर निकाल के सबको ऐड करोगे तो पूरे सिस्टम की क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, समझ में आया क्या? लिखो ऐसे लिखो।
चलो मैं कुछ स्टेटमेंट पूछूंगा आपको, उसका ट्रू या फॉल्स का आंसर देना है, ठीक है। If net force on the system is 0, then kinetic energy of the system remains constant. True या false? false False? पक्का? पक्का It may increase, है ना? क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बाहर से कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? एक और स्टेटमेंट सुनो। If net force on the system is 0, then kinetic energy of center of mass remains constant. True. velocity of center of mass क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन सेंटर मास 0 होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट। समझ में आया क्या? लिखो स्टेटमेंट, पहले वाले में लिख लो, लिखो स्टेटमेंट करके लिखो। If net force on the system is 0, then kinetic energy of system remains constant. It is not necessary. ऐसे लिखना। When net force on system is 0, then kinetic energy of system remains constant. It is not necessary. When net force on the system is 0, then kinetic energy of the system remains constant. It is not necessary. ऐसा कोई जरूरी नहीं। ब्रैकेट में लिख लो, it can convert from potential energy to kinetic energy. Via internal forces. कौन से फोर्स से काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है? इंटरनल फोर्स। समझ में आया क्या? जैसे एक और एग्जांपल दो, आपने सबने बॉम्ब देखा है? देखा तो नहीं होगा, टीवी में देखा होगा, है ना? बॉम्ब है ना? हाँ वो भी चले, ठीक। वो जब ब्लास्ट होता है तो ऐसे तो रेस्ट पे रखा हुआ है, आपने उसको ब्लास्ट किया, छोटा वाला दिवाली वाला, तो उसके पार्टिकल इधर उधर जाते कि नहीं आते? तो पहले सारे पार्टिकल रेस्ट पर थे, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। सारे पार्टिकल रेस्ट पर थे ना, तो पूरे सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या? जैसे आपने ब्लास्ट किया, सारे पार्टिकल एक उधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, ऐसे उड़ते हैं ना एकदम से, सो वो काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, हर पार्टिकल के पास आ गई, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई ना। तो कहां से बढ़ी? बाहर से कोई फोर्स लगाया क्या? नहीं। हाँ, ये मत बोलना सर आग लगाई थी बाहर, ठीक है? वो फोर्स होता है क्या? नहीं। तो फोर्स कहाँ लगा? अंदर वाला लगा, तो वो कहां से आई एनर्जी? उसके अंदर स्टोर थी। समझ में आया क्या? केमिकल एनर्जी की प्रॉब्लम है समझ में। सो इंटरनली ये आ सकती काइनेटिक एनर्जी, बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। क्या लिखा था आपने? व्हेन, पढ़ो एक बार। When net force on the system is 0, then kinetic energy of the system remains constant. It is not necessary. फिर ब्रैकेट में लिख लिया पूरा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। हाँ लिखो however, उसके आगे लिखो however kinetic energy of center of mass remains constant. However kinetic energy of center of mass remains constant. फिर से मैं बोलता हूँ, when net force on a system is 0, then kinetic energy of the system remains constant. It is not necessary. However, kinetic energy of the center of mass remains constant. क्यों constant रहेगी वो? क्योंकि center of mass की kinetic energy का फॉर्मूला होता है half m vc square, half mass of system into vc square. अब vc वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तभी चेंज होगा जब बाहर से फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी सेंटर मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इंटरनल फोर्स की वजह से कभी सेंटर मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो और बताओ ट्रू या फॉल्स। If net force on the system is 0, then acceleration of all the particles of the system is also 0.
अगर किसी सिस्टम में नेट फोर्स 0 है तो क्या उसके सारे पार्टिकल्स का एक्सीलरेशन भी 0 होगा क्या? नहीं होगा। समझ में आया? इट इज नॉट नेसेसरी। आया समझ में? If net force on the system is 0, then acceleration of center of mass is also 0. ये true. अगर किसी सिस्टम का नेट फोर्स अगर 0 है, एक्सटर्नल फोर्स लग ही जाए सिस्टम पे, तो सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? बट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स वो 0 भी हो सकता है, वो नॉन 0 भी हो सकता है। समझ में आया क्या? वो तो इंटरनल फोर्स पे से भी चेंज हो सकता है। आया समझ में? Yes, sir. लिखो, if net force on the system is 0, if net force on the system is 0, then acceleration of center of mass is equal to 0. Then acceleration of center of mass is equal to 0. समझ में आया? फुल स्टॉप, आगे लिख लो। However, acceleration of individual particle of the system, acceleration of individual particle of the system need not to be equal to 0. अगर फोर्स 0 है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी 0, need not to be equal to 0. समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है। सो अगर सिस्टम का नेट फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, बट पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 हो या नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलो ट्रू या फॉल्स है। If net force on the system is equal to 0, then acceleration of center of mass will be at rest. Sorry, center of mass will be at rest. अगर कोई सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं लगा है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। हाँ, क्यों कौन से? हाँ तो चेंज कर सकते हैं जगह वेलोसिटी कांस्टेंट क्या चेंज कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। हाँ, फोर्स 0 होने से जरूरी थोड़ा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहे। अगर मान लो पहले से चल रहा है तो रेस्ट पे थोड़ा आ जाएगा फोर्स 0 होने से। समझ में आया? मान लो सिस्टम पहले से चल रहा है, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बट वो पहले से चल रहा है सिस्टम, तो उसका सेंटर मास भी चल रहा होगा। मान लो सेंटर मास पहले से चल रहा है, उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उतनी स्पीड से चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये थोड़ा है पार्टिकल रेस्ट पर है। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया? तो वेलोसिटी अगर 0 है तो रेस्ट पर है, 0 नहीं है तो चलता रहेगा। समझ में आया? सो ये लिख लो और रॉन्ग लिख लेना इसमें। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, जल्दबाजी में शुरू मत कर देना। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन एक्सीलरेशन ऑफ देन सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। ये रॉन्ग है, लिख लेना ब्रैकेट रीजन मे और मे नॉट बी एट रेस्ट। हाँ, if net force on the system is equal to 0, starting में तो वही है पूरा। if net force on the system is equal to 0, then center mass will be at rest. इसको क्या लिखोगे? false। समझ में आया क्या? तो ब्रैकेट में होगा it may be or may not be at rest। समझ में आया? it may be at rest or moving with constant velocity, चाहो तो ऐसे लिखो। एक और स्टेटमेंट, if net force on the system is equal to 0, then momentum of the system is conserved। if net force on the system is equal to 0, then momentum of the system is conserved। True। कैसे? because momentum of system is 0 क्यों हो जाएगा? अगर फोर्स ऑन सिस्टम 0 है
तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0 तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है? मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर, ये क्या रहेगा? समझ में आया? कब? तो इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिख लो ये स्टेटमेंट। if net force on any system is equal to 0, then momentum of the system is conserved. It is true. फिर नीचे लिख लेना। किसी सिस्टम पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही रहा है तो उस सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व, क्योंकि मोमेंटम को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से कभी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता है। इंटरनल फोर्स से पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज होता है। किसका मोमेंटम चेंज होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। बट पूरे सिस्टम का कोई इंटरनल फोर्स से मोमेंटम चेंज नहीं होता। समझ में आया क्या? जैसे इधर देखो, एक ऊपर जैसे एक ब्लॉक को मैंने कंप्रेस करके पकड़ के रखा हुआ है स्प्रिंग से, है ना? अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कौन से फोर्स से चलेगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? है ना? तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। दोनों इधर जाएंगे क्या? दोनों इधर जाएंगे क्या? तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो पक्का इसका जितना इसका मोमेंटम प्लस में होगा तो इसका माइनस में होगा। दोनों के नॉन जीरो मोमेंटम है, इसका प्लस में इसका माइनस में, पूरे सिस्टम का कितना होगा? जीरो, क्योंकि ये दोनों इंटरनल फोर्स से मूव कर रहे हैं। समझ में आया क्या? एक्सटर्नल फोर्स से मूव, अगर एक्सटर्नल फोर्स से मैं मूव करा था, जैसे एक स्प्रिंग को, दो ब्लॉक को मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, अब मैं फोर्स लगा के खींच रहा हूं दोनों ब्लॉक, तो दोनों इधर ही जा रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम पॉजिटिव है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी क्या होगा? पॉजिटिव। कैंसिल होगा क्या? कैंसिल कब होगा? एक का इधर और एक का इधर है, तो कैंसिल हो जाएगा। वो कब होगा? जब इंटरनल फोर्स से मूव कर रहे हो। समझ में आया? क्योंकि इंटरनल फोर्स एक पे इधर लगेगा और एक पे इधर लगेगा। आया समझ में? हाँ, सो इंटरनल फोर्स कभी सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकता है क्या? नहीं। कौन सा फोर्स चाहिए सिस्टम का मोमेंटम चेंज करने के लिए? और अगर वही फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। जीरो मत बोलना, क्या रहेगा? जीरो तो तब रहेगा अगर पहले भी जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा, और पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, एक और स्टेटमेंट। इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, ट्रू या फॉल्स है बताना। इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, देन किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? मोमेंटम की हो रही थी ना? if momentum of system is conserved, then center of mass will be at rest. क्यों? अगर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट है। जीरो है ऐसा करना बोला। समझ में आया? तो क्या है स्टेटमेंट? क्या है? फॉल्स। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट होने का मतलब जीरो नहीं है। इसका मतलब है जितने से वो चल रही है उतने से चलता रहेगा। मोमेंटम सिस्टम कंजर्व है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। समझ में आया? बट ऐसा थोड़ा ना होगा कि वो रेस्ट पर ही होगा। आया समझ में? लिख लो ये और फॉल्स लिख लेना। If momentum of system is conserved, then acceleration, then center of mass will be at rest. ये क्या है? False. ठीक है? समझ में आया? क्योंकि अगर मोमेंटम कंजर्व है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, मतलब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बस इतना मतलब है उसका। रेस्ट पर है कोई मतलब नहीं। समझ में आया? इसका उल्टा पहले क्या बोला था मैंने? If momentum of the system is conserved, then center of mass will be at rest.
है ना, इसका उल्टा अगर मैं बोलूं, if center of mass is at rest then the momentum of the system will be conserved. हाँ true है. if ज्यादा तो नहीं हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ रहा, समझ में आ रहा है ना, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं क्योंकि तो बाद में कंफ्यूज होने से बढ़िया अभी हो जाओ और क्लियर कर लो, ठीक है. if क्या पूछा था मैंने, Center of mass. हाँ, if center of mass is at rest then momentum of the system is conserved. True. क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पर है मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व है. समझ में आया? किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं. ट्रू लिख लो उसको. if क्या था, if center of mass is at rest then momentum of the system is conserved. सब लिख रहे हो ना ऑनलाइन में, लिख लिया सबने आता? यस सर. ठीक है, लिख लिया सबने, ट्रू लिख लिया. अब लिखो वो टॉपिक लिख लेते हैं एक बार. लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सर हमने लास्ट if center of mass is at rest then momentum of the system is conserved. ये वाला पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, चाहे पार्टिकल मूव कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो. जो भी पार्टिकल रेस्ट पर होता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो. सो नेट फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, या तो तुम ऐसे देख लो, मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जीरो तो ये भी जीरो और ये जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व. समझ में आया? या फिर ऐसे देख लो, अगर सेंटर मास रेस्ट पर हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और वेलोसिटी जीरो हुई तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो. समझ में आया क्या? वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो, तो कंजर्व ही होगा ना, जीरो है तो. समझ में आया क्या? मोमेंटम कंजर्व मतलब कांस्टेंट है ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी कंडीशन क्या होती है, if net force on any system of particle is zero, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम, ये भी जीरो होगा. इट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट. इट मींस मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो कि क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट. कब, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जी. समझ में आया? ठीक है, तो शॉर्ट में आपको पहले स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, ये लिख लिया सबने, है ना. अब लिखो इफ नेट फोर्स ऑन ए एसओपी, नेट फोर्स ऑन ए एसओपी मतलब इफ नेट फोर्स ऑन एनी एसओपी या ऑन ए एसओपी इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स भी लिख लेना, एक्सटर्नल फोर्स on a SOP is zero, then momentum of the system is conserved. बस अब डायरेक्ट याद रखना, ये लॉजिक तो पता ही है, बट डायरेक्ट जल्दी से लगाना होता है. मैं लोग सोचना नहीं होता है कि फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. 4 स्टेप में नहीं आना, डायरेक्ट आना. समझ में आया क्या? फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व, सिंपल सी बात है. मोमेंटम को कौन चेंज करता है, एक्सटर्नल फोर्स. अगर वो जीरो तो मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं. समझ में आया? तो याद रखो डायरेक्ट
if net external force 0, ऐसे लिख लो, और मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट। समझ में आया? तो अब इनिशियल अगर 0 है मोमेंटम तो फाइनल भी 0 रहेगा, है ना? आया समझ में? जैसे वो चार्ज पार्टिकल वाला, उसमें शुरू में दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पड़ते हैं, कोई फोर्स लग रहा था क्या? नहीं, बट बाद में एक इधर जाने लग गया, एक इधर जाने लग गया। समझ में आया क्या? हमने जैसे छोड़ा, एक इधर जाने लग गया और एक उधर जाने लग गया। तो शुरू में मोमेंटम 0 था, कोई फोर्स लगा नहीं, तो बाद में भी दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। कंजर्व रहेगा मतलब जितना इसका प्लस में रहेगा उतना इसका प्लस में मान लो m1 v1 रहेगा, उसका रहेगा m2 माइनस m2 v2, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? m1 v1 इज इक्वल टू, तभी तो कैंसिल करेंगे दोनों एक दूसरे को। समझ में आया क्या? अभी दिखवाता हूं। जैसे एक एग्जांपल लिखो, रिकॉइल ऑफ गन, ये लिख दिया। एक एग्जांपल लिखो, रिकॉइल ऑफ गन, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन बुलेट पे फोर्स लगाती है और बुलेट गन पे फोर्स लगाती है। वो फोर्स इंटरनल होता है, उसकी स्प्रिंग में स्टोर्ड रहता है एनर्जी। उस एनर्जी से दोनों, जैसे स्प्रिंग हम ट्रिगर दबाते हैं, स्प्रिंग रिलीज होती है, बुलेट पे आगे लगता है फोर्स, और उतना ही फोर्स पीछे गन पे लगेगा। इक्वल एक्शन रिएक्शन होता है ना, जैसे दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को लगाते हैं, अकेला नहीं लगेगा कभी भी फोर्स। समझ में आया? ऐसा नहीं गन ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने गन पे लगाया। समझ में आया क्या? हाँ। सो रिकॉइल ऑफ गन में क्या होता है, जैसे जो बुलेट है इसका, ठीक है, ये स्प्रिंग जैसे इसको, जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे तो स्प्रिंग एकदम से रिलीज होगी। समझ में आया क्या? तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में? तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, तो कहां से आ रही है वो एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ओवरऑल इसको एनर्जी देके रखी हुई हमने, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, अलग से थोड़ा आ रही है। समझ में आया क्या? बस ट्रिगर दबाना था, वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी बस। जैसे कि दो ब्लॉक को आपने पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ दो तो ऐसे जाएंगे, वैसे इसमें होगा। समझ में आया क्या? अब इसमें मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बुलेट बिल्कुल हल्की और गन बहुत हेवी, तो इसलिए ऐसा नहीं होता बुलेट उधर जा रही है और गन उधर जा रही है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि गन बहुत हेवी होती है। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? सो जैसे हमने गन फायर की, बुलेट फायर की, तो बुलेट इधर जाएगी, मान लो इसका मास है mv और इसकी वेलोसिटी है v, और गन, वैसे तो हम गन को पकड़ के रखते हैं, बट मान लो आपने प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है गन को, और ऐसे आपने ट्रिगर दबा के ऐसे छोड़ दिया, और प्लेटफॉर्म भी क्या है? एकदम स्मूथ। प्लेटफॉर्म भी क्या है? स्मूथ, वरना फ्रिक्शन रोक लेगा गन को। कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए सिस्टम पे, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए। समझ में आया क्या? तभी तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसा में तो आपने एकदम सोचो, इमेजिन करो कि एकदम स्मूथ सरफेस पे गन रखी हुई है, बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, आपने उसका ट्रिगर दबाया तो बुलेट उधर गई, गन किधर जाएगी? पीछे जाएगी। समझ में आया क्या? उतनी वेलोसिटी से जाएगी, लेकिन जाएगी तो सही। आया समझ में? और अगर आप पकड़ के रखते हो तो फोर्स तो लगता है, जो बुलेट गन पे लगाती है वो हम पे लगता है, तो रिकॉइल होती है गन, बट हम उसको रोक लेते। समझ में आया क्या? अगर हम ना रोके और फ्रिक्शन भी ना रोके तो गन भी थोड़ा पीछे जाएगी। समझ में आया? और फ्रिक्शन नहीं है तो हमेशा चलती जाएगी, रुकेगी क्या? नहीं। आया समझ में? है ना? तो ये मान लो मास ऑफ गन है और ये जाएगी वेलोसिटी ऑफ गन से पीछे। आया समझ में? सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम तो 0 है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? आया समझ में? अब आप सोच रहे होंगे सर वो वेट तो लग रहा है ग्रेविटी इसका नीचे। आया समझ में? तो ऐसे समझो, या तो उसको अपने टेबल पे रख दिया एकदम स्मूथ सरफेस, तो उसको तो नॉर्मल ने कैंसिल कर दिया। किसने कैंसिल कर दिया? या फिर अगर हम उठा के हम भी कर रहे हैं तो हमने वेट को सपोर्ट किया हुआ है ना अपने हाथ से, तो वो तो कैंसिल हो रहा है ना ऑलरेडी। बुलेट ऐसे गिरते हुए फायर हो रही है क्या? ऐसे फायर की क्या? बुलेट सॉरी गन नीचे गिर रही है और आपने बुलेट फायर की, उस केस में नेट फोर्स लग रहा है नीचे,
mg, समझ में आया? तब भी हम मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे डिटेल। फिर हम आगे देखेंगे क्या इंडिविजुअल एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करेंगे, कैसे करेंगे? x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो x में तो कर दो, y में मत करो, समझ में आया क्या? y में mg फोर्स लग रहा है ना, तो y में मोमेंटम रहने दो, x का मोमेंटम कंजर्व कर दो, x में तो कोई फोर्स नहीं, समझ में आया क्या? ऐसा भी होता है, आगे पढ़ेंगे, समझ में आया? मैं जो बोल रहा हूँ करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे की बात कर दी क्योंकि मैंने, समझ में आ गया? अब देखो इधर, सो नेट फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आएगा? कंजर्व मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब p इनिशियल इज इक्वल टू क्या आएगा? p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो। पूरा रेस्ट पड़ता है, पूरा सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2, तो v1 v2 दोनों जीरो है, तो टोटल सिस्टम क्या रहेगा? मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो रहेगा इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी क्या रहेगा? जीरो। अब फाइनल मोमेंटम कैसे बोलेंगे इसका? वही m1 v1 प्लस m2 v2, तो m1 इसको बोल दो तो mb bb, है ना? इसको बोल देते हैं i के, इस तरफ है तो प्लस mg bg, इसको बोलेंगे माइनस i के, समझ में आया क्या? क्योंकि ये उस तरफ आया समझ में, नेगेटिव साइड इसलिए माइनस आई। अब p फाइनल इज इक्वल टू, क्योंकि मोमेंटम सिस्टम कंजर्व है, तो p फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा? p इनिशियल। अब p फाइनल कितना है ये था, मैं इसको यहीं लिख दूं इक्वल टू p इनिशियल, समझ में आया? p इनिशियल कितना है? 0। सो यहां से ये इधर जाएगा तो i के पाई के कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? तो क्या बचेगा? mdvp इज इक्वल टू, मतलब जितना बुलेट का मोमेंट, जितना बुलेट के पास मोमेंटम है उतना गन के पास मोमेंटम है, तभी तो कैंसिल हुआ, समझ में आया क्या? जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है और वो इंटरनल फोर्सेस से मूव करते हैं, तो इस तरह से मूव करते हैं कि एक को इधर मोमेंटम मिल रहा है तो उतना ही मोमेंटम दूसरे को इधर मिलेगा, समझ में आया? अगर दो पार्टिकल तीन है तो इस तरह से मूव करेंगे कि उन तीनों का नेट मोमेंटम का सम क्या आ जाएगा? फिर से जीरो। आया समझ में? अगर इंटरनल फोर्स से मूव कर रहे हैं, दो पार्टिकल है तो बहुत इजी है, अगर इधर वाले का मोमेंटम 40 है तो उधर वाले का -40 होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, मतलब कुल मिला के, समझ में आया? तो हम हमेशा पूरा थोड़ा लिखेंगे, आगे जब हम ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? m1 v1 इज इक्वल टू, जैसे सेंटर मास में लिखते थे ना m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, समझ में आया क्या? डायरेक्ट लिखते थे ना टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर मास निकालने के लिए, x1 x2 कहां से लेते थे? सेंटर मास से। वैसे अगर सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मोमेंटम कंजर्व करना है, तो बार-बार ऐसे थोड़ी लिखूंगा इनिशियल जीरो है, फिर फाइनल इतना है, फिर फाइनल को जीरो के इक्वल करूंगा, फिर ये आएगा, नहीं ऐसे करेंगे क्या बार-बार? डायरेक्ट क्या लिख देंगे? फाइनल इन दोनों का जो मोमेंटम है इक्वल कर देंगे, तभी तो जीरो होगा, जितना इसका प्लस में मोमेंटम होगा उतना इसका अगर माइनस में, तभी तो जीरो होगा, समझ में आया? सो क्या बोल देंगे डायरेक्ट mb/bg इज इक्वल टू mg/bg, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे यार, समझ में आया क्या? हाँ, और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है तो क्या आंसर आएगा? अब ये कोई फॉर्मूला क्लास 9 की तरह रटना नहीं है इसको, समझ में आया क्या? ये तो पूछेंगे भी नहीं आपसे, ये तो इजी टॉपिक है, आगे टफ क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे, समझ में आया? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्या हो सकता है, रुक जाओ, जैसे अभी इनिशियली मैंने रेस्ट कर लिया, हो सकता है इसको मैंने एक कार की छत पे रख दिया, वो कार मूव कर गई, समझ में आया क्या? तो ये गन भी मूव कर रही थी उसके साथ, ठीक है? ऐसा नहीं, मतलब इनिशियल मोमेंटम हो सकता है गन चलते हुए बुलेट फायर करे, समझ में आया क्या? या फिर मैं दौड़ते हुए एकदम अजय देवगन की तरह, ठीक है? ऐसा में तो इनिशियल मोमेंटम उस केस में क्या होगा? नॉन जीरो, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू जीरो किया ना, उस केस में फिर जीरो नहीं करना है, उस केस में जितना है उतना करना है, कंसेप्ट तो वही है, मोमेंटम सिस्टम क्या रहेगा, समझ में आया क्या?
इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम तो कहते हैं, ये क्लास 11 के दो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थर्ड आता है एफडी बनाना, वो सब सोल्व करना है, एनएलएम। समझ में आया? इन तीन चीजों से हर चीज सोल्व हो जाती है। 20 kg का ब्लॉक है, ये बुलेट है 5 kg, एक 30 मीटर पर सेकंड से स्मूथ सरफेस मैंने फायर है, इस ब्लॉक में 30 मीटर पर सेकंड से इस पर फायर की मैंने, फिर क्या हुआ, ये बुलेट इसके आर पार निकल गई और बाहर निकलने के बाद इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 10 मीटर। बुलेट penetrates the block and comes out with speed 10 मीटर पर सेकंड। तो ये ब्लॉक भी चलने लग गया हो जैसे कॉलेज चल रहा है ना, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना, तभी तो कंजर्व हम बोलेंगे नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ये फ्रिक्शन होता तो क्या बोलते हैं, नेट फोर्स लग रहा है। समझ में आया? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की क्या कंडीशन होती है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। समझ में आया? तो बुलेट जो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी उतना ही ब्लॉक बुलेट पे लगाएगा, वो तो इंटरनल है। आएगा समझ में? हाँ, एक्सटर्नल और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। तो जब कब? ड्यूरिंग कोलिजन। कब? समझ में आया? सो हमसे पूछा फाइंड आउट द स्पीड ऑफ फ्लो आफ्टर कोलिजन। 5 कितना है? 5 चेक करते हैं, स्पीड ऑफ फ्लो आफ्टर कोलिजन आ गया। क्या करेंगे इसमें, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, देखो इधर, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, तो क्या बोल दूंगा मैं, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ऐसे बोल दूंगा, है ना? ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, कितना है इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका बुलेट का कितना है 30 into 5 प्लस फ्लो का कितना है 0 प्लस पर है इज इक्वल टू फाइनल। फाइनल क्या हो जाएगा, मान लो ब्लॉक तो चल रहा है 20 से और बुलेट चल रही है 10 से। समझ में आया? तो बुलेट का मास कितना था 5 into 10 प्लस ब्लॉक का कितना है 20 into v, तो 20v इज इक्वल टू कितना बचेगा 150 माइनस 50 100, तो v कितना आया 5। समझ में आया क्या? यस सर, सिंपल था ना क्वेश्चन? हां सर। बता दो। यस सर।
ये पेंडुलम बोब है, ठीक है। यहाँ पे हमने बुलेट फायर की 10 मीटर पर सेकंड और ये इसमें जाके एम्बेडेड होगी इसके अंदर ही फंस गई। समझ में आया क्या? ठीक है। जैसे कोलिजन होगा दोनों स्टिक हुए इसके अंदर फंस गई, बट कोलिजन के बाद अब ये पूरा बुलेट प्लस ये बोब ऐसे जाएंगे ऊपर, तो कितने एंगल तक जाएंगे निकाल। समझ में आया क्या? हाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं बुलेट gets embedded in the bow. Find maximum angle traversed by bow. Okay. चलो देखो सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, हाँ लाइक तो मोमेंटम कंजर्व होता है। अच्छा अब ये बात मैं बोल सकता हूँ कि जैसे mg इस पे नीचे लग रहा है ना, उसको तो इसका जो टेंशन है बैलेंस किया हुआ, समझ में आया? सिस्टम पे mg और टेंशन ऊपर लग रहा है, इसका mg नीचे लग रहा है, बट हम जो यहाँ पे जो कंजर्वेशन कर रहे हैं वो x में कर रहे हैं ना, x में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। समझ में आया है ना? तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो मान लो बाद में इसका पूरा मास कितना हो जाएगा? 2.5 kg है ना, और ये v की स्पीड से जाएगा या u v की स्पीड इधर, ठीक है। और मान लो थीटा एंगल तक ट्रेवल करेगा, यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए? 0। समझ में आया क्या? तो पहले तो ये निकालते हैं, ये कैसे निकलेगी? या कोलिजन वाला मोमेंटम कंसिडर करता हूं, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन की स्पीड है, उसके बाद फिर ग्रेविटी की वजह से स्पीड चेंज हो जाएगी, उसके बाद तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? बट ड्यूरिंग कोलिजन चेक करते हैं क्या बोलूं मैं, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले कितना था? 0.5 into 10 ये था ना, इसका तो 0 था, इज इक्वल टू बाद में कितना हो गया? 2.5 into v, तो 10 into 0.5 कितना होता है? 5 5 into 2.5 2, तो v कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अब ये कितने एंगल तक जाएगा, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो याद है? क्या था एंगुलर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला? cos इनवर्स 2gl minus u square upon 2gl, या तो ये फॉर्मूला लगा दो या फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। समझ में आया क्या? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद ही है, वैसे भी मैंने बोला था याद करना है, तो 2 into g कितना है? 10 into l कितना है? 1 minus u 2 का स्क्वायर 4 upon 2 into 10 into 1 कितना आएगा? 16 by 20, मतलब 4 by 5 मतलब 37 डिग्री। 60 थोड़ा है, हाँ
हाइट गलत निकाल ली, एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो उससे भी सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया सबको? चलो ठीक है जी ना बॉस 2.5 वो बुलेट ये इसमें एडेड हो गया ना, एडेड हो गया ना वो, तो टोटल मास कितना है उसका, 2.5 उसी के अंदर बुलेट है, जाओ तो बना लो उसका, ठीक है। ऐसे उसमें तो सिस्टम का मोमेंटम को कंजर्व रहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का मोमेंटम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी जीरो रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट पर होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ पार्टिकल का एक्सेलरेशन जरूरी नहीं जीरो हो, समझ में आया। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ भी सकती है अगर सिस्टम के अंदर पहले से कोई एनर्जी स्टोर्ड है तो, ऐसा में कौन सी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अगर नेट फोर्स जीरो है तो, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, समझ में आया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। लिख लिया सबने, ऑनलाइन लिख लिया बच्चों, हाँ यस सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पर। बाय एवरीवन।